चलिए शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस ने मॉब लिंचिंग के बढ़ते हुए वाकयात में दखल देने के लिए साल की शुरुआत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखने वाली 49 हस्तियों के खिलाफ दर्ज सेडिशन का मामला बंद करने का हुक्म दिया है। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में ये बात सामने आई कि मुलजिमीन के खिलाफ लगाए गए इल्जामात शरारत से भरे हैं, उनमें कोई ठोस बुनियाद नहीं है। बिहार पुलिस ने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराने वाले मकामी वकील सुधीर कुमार ओझा पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक शिकायत करने वाले के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए आईपीसी की दफा 182 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। नहीं, क्वैश नहीं किया गया है। बेसिकली सीजीएम कोर्ट से पुलिस को धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन भेजा गया था कांड दर्ज करने के लिए। उस पर कांड दर्ज किया गया, कांड का अनुसंधान किया गया। सीनियर एसपी मुजफ्फरपुर ने जो है उस कांड का सुपरविजन किया। उन्होंने सुपरविजन में उस कांड को असत्य पाया है और इसी का निर्देश उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिया है कि उस कांड में अंतिम प्रतिवेदन असत्य समर्पित करेंगे। और कंप्लेनेंट और क्योंकि ये पाया गया कि जो है कि ये मैलिशियसली था, इंटेंशनल था, इसलिए कंप्लेनेंट के विरुद्ध धारा 182, 211 भादवी के अंतर्गत प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट न्यायालय में समर्पित करेंगे। उसके बाद न्यायालय इस पर दूसरी जानिब 49 हस्तियों के खिलाफ सेडिशन का मामला दर्ज कराने वाले वकील सुधीर कुमार ओझा ने पुलिस पर सही जांच नहीं करने का इल्जाम लगाते हुए सीजीएम कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करते हुए इस मामले में अदालती कार्रवाई की अपील की है। कलाकारों के खिलाफ मैंने पूर्व में न्यायालय में कंप्लेंट दाखिल किया था, जिसके आदेश और कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। उसमें मुझे पुलिस पर आशंका है कि वह इस केस को असत्य करके न्यायालय में दाखिल कर सकती है। इसलिए मैंने एक प्रोटेस्ट पिटीशन माननीय सीजीएम के न्यायालय में दाखिल किया है और मैंने पुलिस पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा है कि अनुसंधान ठीक से नहीं कर रहे हैं, हमारे गवाहों का बयान नहीं ले रहे हैं और जो साक्ष्य मैंने दिया उस साक्ष्य को भी संकलित नहीं किया है। इसलिए जैसे ही न्यायालय में अंतिम प्रपत्र पुलिस के द्वारा दाखिल की जाती है, मेरे प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेंट मानते हुए और इस पर न्यायिक जांच की जाए या जिससे से अच्छा माने लगे न्यायालय को उससे जांच कराई जाए। ऐसे मुझे बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है। मैंने न्यायालय को स्वयं जांच करने, न्यायिक जांच एवं सीबीआई से जांच करने की मांग इस प्रोटेस्ट पिटीशन में उठाई। अजमेर की दरगाह हजरत मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के दीवान ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 को मनसूख किए जाने के फैसले का खैर मकदम किया है। अजमेर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दरगाह दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने जानकारी दी कि 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक मुख्तलिफ रियासतों के दरगाहों के सज्जादा नशीनों पर मुश्तमिल एक वफ्द वादी का दौरा करेगा। इस वफ्द में बिहार, यूपी, गुजरात, एमपी और तेलंगाना की दरगाहों के सज्जादा नशीन शामिल रहेंगे। अजमेर दरगाह दीवान के मुताबिक उनके इस दौरे का मकसद पड़ोसी मुल्क के जरिए कश्मीर से मुताल्लिक फैलाई जा रही अफवाहों को गलत साबित करना है। ये मेरे बड़े लड़के हैं, बड़े साहबजादे हैं। इनकी निगरानी के अंदर एक डेलीगेशन यूथ का मैं कश्मीर के अंदर रवाना कर रहा हूँ। ये 12 तारीख को वहाँ रवाना होकर कश्मीर पहुँचेंगे और 14 तारीख तक वहाँ पर रहेंगे। ये वहाँ मुख्तलिफ दरगाहों के ऊपर जाकर के हाजिरी देंगे। मुख्तलिफ लोगों के ग्रुपों से जो है ये मिलेंगे। नौजवान तबके को ये कई जगह पर संबोधन करेंगे और उनकी ग्रीवेंसेस जो होंगी उनकी जानकारी ये लेंगे। यूपी मदरसा बोर्ड ने रियासत के 500 से भी ज्यादा इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के साथ एक बार फिर भद्दा मजाक किया। मदरसा बोर्ड ने निसाब से बाहर एनसीईआरटी की सैकड़ों किताबें दीनी मदारिस को सप्लाई कर दी। एनसीईआरटी की ये सभी किताबें आला दर्जा से ताल्लुक रखती हैं और इनमें साइंस, रियाजी यानी मैथ्स, हिंदी और अंग्रेजी की किताबें शामिल हैं। खास रिपोर्ट। यूपी मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात फरवरी 2020 में शुरू होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मदरसा बोर्ड ने दीनी मदारिस को सख्त मुश्किलात में डाल दिया है। मदरसा बोर्ड ने दीनी मदारिस को सैकड़ों की तादाद में एनसीईआरटी की ऐसी किताबें सप्लाई कर दी हैं जो मदारिस के निसाब में शामिल ही नहीं हैं। नहीं, हम लोगों ने बिल्कुल डिमांड नहीं किया, किसी ने डिमांड नहीं किया। हमने तो बल्कि इसकी मुखालफत भी किया था कि एनसीईआरटी किताबें बहरहाल एक एतबार से महंगी भी हैं, एक दूसरे एतबार से हमारे सतह इल्मी से बालातर हैं।
لہذا یہ چیزیں جو ہے جب بھی نافذ کیا جائے تو پہلے سے نافذ. یو پی بورڈ کا مقابلہ عربی بورڈ سے نہیں کیا جا سکتا ہے, لیکن جہاں پر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا سطح علمی بلند ہو اور وہ آج کی دھارا میں جڑ سکے تو اس کو نیچے سے جوڑنا پڑے گا. پہلے سطح سے اس کی کتابیں اس اعتبار سے لکھی جائیں, مرتب کی جائیں کہ اس اعتبار سے. آپ نے ایک میمو تھما دیا کہ صاحب یہ 1,36,000 کتابیں اس کو بہت سنبھال کے رکھیے گا, لیکن جب وہ ہمارے مطلب کی نہیں ہے, ہم اس کو بچوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ کیا وہ ان کے اسٹیٹس کی وہ کتابیں ہیں؟ ایسا نہیں ہے, بالکل نہیں. اور یہ صرف مذاق ہو رہا ہے مدارس کے ساتھ, اور اس طرح کا مذاق جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. NCERT کی جو کتابیں مدارس کو بھیجی گئی ہیں اس معیار کی عصری تعلیم ابھی مدارس میں شروع بھی نہیں ہوئی ہے. مدارس کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ان مضامین کو پڑھانا ہی چاہتی ہے تو پہلے اس کے مطابق ٹیچروں کی تقرری کرے. ہمارے یہاں تو ٹوٹلی دینیات ہے, ان طرح کی چیزیں ہیں, اور ساتھ میں ہندی, انگریزی, اردو تو کم ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. اب فزکس, کامرس, اس طرح کی چیزیں انہوں نے دی ہیں, تو ہمارے لیے تو فی الحال ابھی کوئی مقصد نہیں ہے. اگر اس کو پڑھوانا ہی ہے تو ہم کو پہلے ٹیچر دیں, کم سے کم حساب کا, سائنس کا, میتھ کا, سائنس کا اور انگلش کا ٹیچر تو دینا ہی چاہیے, تبھی ہم کچھ آگے بڑھ پائیں گے. فی الحال NCERT کی کتابیں دینی مدارس میں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. یہ کتابیں کس درجے میں پڑھائی جائیں گی اور ان کو کون پڑھائے گا, اس کا جواب نہ تو مدرسہ بورڈ اور نہ ہی دینی مدارس کے پاس ہے. نیوز 18 اردو کے لیے الہ آباد سے مشتاق عامر کی رپورٹ. حج 2020 کے لیے حج فارم بھرنے کا سلسلہ آج سے شروع ہو چکا ہے, جو کہ 10 نومبر تک جاری رہے گا. اس سال حج فارم بھرنے کے لیے صرف آن لائن سہولت ہی ہوگی. آن لائن حج فارم بھرنے کے لیے حج کمیٹی کی جانب سے قائم ای سہولیات سینٹر ہفتہ, اتوار اور تعطیل کے دنوں کے علاوہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک کھلے رہیں گے. واضح رہے کہ اس سال آن لائن فارم بھرنے کے بعد ریاستی حج کمیٹی کے دفاتر میں اپنے فارم اور مطلوبہ کاغذات کی کاپی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. قرعہ اندازی کے بعد بھرے ہوئے فارم کی کاپی اور مطلوبہ کاغذات حج کمیٹی کے دفتر میں جمع کرنا ہوگی. اور وہیں ممبئی سمیت مہاراشٹر کے کئی علاقوں میں حج کے خواہش مند حضرات کی سہولیات کے لیے آن لائن فارم بھرنے کے مراکز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. ہمارے نمائندے محی الدین نے ممبئی میں واقع مہاراشٹر حج کمیٹی کے دفتر پر آن لائن حج فارم بھرنے کی سہولیات کا جائزہ کچھ یوں لیا. کیونکہ بہت ہی بڑا مرکز ہے یہاں پر جو ہے وہ, یہاں سے جو ہے وہ ہندوستان کے سب سے زیادہ عازمین حج جاتے ہیں اس شہر سے, تو یہاں پہ جو ہے خاص اہتمام ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جس کمرے میں میں آپ کو جس کمرے کا جو ہے وہ ویژول دکھا رہا ہوں, یہ کمرہ جو ہے وہ خاص طور پر مہاراشٹر اسٹیٹ حج کمیٹی نے اس لیے مختص کیا ہے کہ ممبئی سے آنے والے, ممبئی کے دور دراز سے جو عازمین حج ہے وہ یہاں پر آئے اور فارم بھریں, اور ان کو فارم بھرنے کی پوری سہولیات یہاں پر دی گئی ہے. پورے کے پورے ڈاکومنٹس کے ذریعے ان کو جو ہے وہ ویریفیکیشن کا کام ہو رہا ہے, اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ان کی تمام کے تمام جو سہولت ہے وہ فری میں دی جا رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب یہاں پر جو ہے وہ جو کارندے ہیں وہ اپنے کام پر معمور ہیں, اور وہ پوری طرح سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو وقت ہے, وقت رہتے ہوئے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عازمین حج کا فارم بھرا جا سکے. اور وہیں حج 2020 کے لیے آج سے آن لائن درخواست جمع کرنے کی خبر کے ساتھ ہی جھارکھنڈ حج کمیٹی کے دفتر میں عرضی گزاروں کی آمد شروع ہو گئی. رانچی کے کڈرو میں واقع حج ہاؤس میں قائم دفتر میں درخواست گزاروں کی سہولت کے انتظامات کیے گئے ہیں. کوآرڈینیٹر جتنے بھی ہیں الگ الگ ضلع کے, ان کو انفارمیشن چلا گیا ہے, اور یہ جو آن لائن سٹارٹ ہوا ہے آج سے 1 مہینہ چلے گا, اس کا تعداد بڑھانے کے لیے ہم لوگوں نے ایک میٹنگ بھی کال کیا ہے جتنے بھی ڈسٹرکٹ حج کوآرڈینیٹر ہیں ان کو بھی, اور ہم لوگ تعداد بڑھانے کے لیے 3-4 ایشو پہ کام کر رہے ہیں. میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں, مجھے پتہ چلا پاسپورٹ میرا پہلے سے بنا ہوا ہے, مجھے پتہ چلا کہ آن لائن سے 10 تاریخ سے شروع ہے, تو میں حج ہاؤس آیا. یہاں کے لوگوں سے ہم کنفرم ہوئے, ان لوگوں نے ہمارا بہت سواگت کیا, بہت اچھا بات دیا. اور عازمین حج کے لیے اچھی خبر ہے, مرکزی حج کمیٹی نے حاجی انفارمیشن سینٹر کے تحت ڈیجیٹل کال سینٹر کی شروعات کی ہے. ممبئی کے حج ہاؤس میں آج سے حاجی انفارمیشن سینٹر کا آغاز ہو گیا ہے. اس کال سینٹر کے ذریعے عازمین حج ہر قسم کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں, اپنی پریشانیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں.
हज कॉल सेंटर आज़मीन हज के लिए 24 घंटे सर्विस फराहम करेगा। आज़मीन हज 02221070770 पर बराह रास्त हज कमेटी के कारकुनान से राब्ता कर सकते हैं, साथ ही अपनी शिकायत और परेशानी को दूर करवा सकते हैं। हमारे साथी मोहिउद्दीन ने हाजी इंफॉर्मेशन डिजिटल कॉल सेंटर का जायजा लिया है। आपने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर तो देखा होगा, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट आ चुका है हज हाउस में। जी हाँ, हाजियों की परेशानियों को दूर करने के लिए मुंबई में हज कमेटी ने जो है वो कॉल सेंटर बनाया है और इस कॉल सेंटर में जो है वो हाजी को होने वाली तमाम के तमाम परेशानियों की इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उनकी परेशानियों को हल करने की कोशिश की जाएगी। ये इनिशिएटिव लिया गया है हज कमेटी के जरिए। हज कमेटी ने जो है ये कॉन्सेप्ट पर काम करने का अमल तो गुज़िश्ता साल से शुरू कर दिया था, लेकिन इस साल इस कॉन्सेप्ट को जो है वो अमली जमा पहनाने में हज कमेटी कामयाब हो गई है। सुबह से लेकर रात 8 बजे तक ये कॉल सेंटर के में जो है वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन और तमाम की तमाम परेशानियों के अजाले के लिए ये 10 अफराद की टीम यहाँ मौजूद है। बाकायदा सॉफ्टवेयर है यहाँ पर, जो सॉफ्टवेयर जो है वो शिकायतों का अजाला करते हैं। जो आज़मीन हज की परेशानियाँ होती हैं उनको जो है वो दूर करने की कोशिश की जाती है और सवालात के जवाब दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, हाजी इंफॉर्मेशन सेंटर इसका नाम दिया गया है, 022 जो कि मुंबई का कोड है, उसके बाद 22107070। इस नंबर पे कांटेक्ट करके हिंदुस्तान के आज़मीन को होने वाली किसी भी किस्म का परेशानी के ताल्लुक से यहाँ सवाल किया जा सकता है और इस सवाल का जवाब यहाँ से इनको मिल सकता है। कैमरा पर्सन संतोष दिस्से के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। क्या इस दौर में किसी की तनख्वाह माहाना 15 रुपए हो सकती है? जी हां, ठीक सुना, 15 रुपए। अगर होती है तो फिर वो शख्स अपना गुजारा कैसे करता होगा? अगर इस शख्स का आपको दीदार करना है तो आपको दीदारे ताजमहल करना होगा। जी हां, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के करीब एक मस्जिद भी है जिसके इमाम की तनख्वाह माहाना 15 रुपए है। सादिक अली 2006 से ताजमहल की मस्जिद के इमाम हैं। महकमा आसार कदीमा की जानिब से उन्हें सिर्फ 15 रुपए तनख्वाह अदा की जा रही है। वाज़ेह है कि ताजमहल से महकमा आसार कदीमा माहाना लाखों रुपए की कमाई करता है। हमारे वालिद से यहाँ पर ये सादिक अली इमाम से पहले तो हम लोग छात्र गए, वो चाहता अब्बा चौथा मुझे को मंथ दे दी, एक साइड दे दूँगा 15 रुपये दे दी। उसके बाद हम हुआ यहाँ पर, वो 15 हमें मिलना 15 रुपये में, 15 साल हो गए, 4 साल चल रहा है यहाँ पर। अधिकारी ने इसको, क्योंकि ये तो बहुत कम है। हाँ, हमने कहा है इनसे लिख दिया है, इनको कह रहा है करेंगे, आपको करेंगे, एक दफे हुआ नहीं वाली है। कितने कम में 15 रुपये आज के दौर में दिखाया तो बहुत कम है, मामूली है। अब वो मामूली कोई भी चाय के पैसे नहीं है, वो तो ये हम बस काम कर रहे हैं यहाँ पर, हमें जो करना हमारे अब्दार ने कहा, हमारे खानदान ने हमारे चला रहा है, कर रहा है। हमारे वालिद ने, दादा ने कहा अब आपने तो पड़ेगा। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से आइंदा महीनों में भी दारा शिकोह पर कई सेमिनार्स का इनेकाद किया जाएगा। दारा शिकोह की तसनीफ को NCPUL किताबों की शक्ल में शाये भी करेगी। इसके अलावा काउंसिल यूनिवर्सिटीज़ में दारा शिकोह चेयर और लाइब्रेरियों में दारा शिकोह गोशा कायम करेगी। दिल्ली के स्कोप ऑडिटोरियम में दारा शिकोह हयात खिदमत उन्वान से NCPUL की जानिब से मुनक़्क़दा सेमिनार में काउंसिल के डायरेक्टर शेख अकील अहमद ने ये ऐलानात किए। 2 रोज़ा सेमिनार के आखिरी दिन माहिरीन ने दारा शिकोह की इल्मी सलाहियतों पर तफसीली रोशनी डाली। दारा शिकोह के हयात खिदमत पर आज इख्तिताम हो गया, लेकिन ये इख्तिताम को हम इख्तिताम नहीं मानते हैं, बल्कि ये शुरुआत है और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। और मेरी कोशिश होगी कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर NCPUL के इश्तिराक से इसी मौजू पे मज़ीद सेमिनार करें कि दारा शिकोह की जितनी तख्लीक़ात हैं या दारा शिकोह पे जितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं आज तक, मैं उन तमाम किताबों को NCPUL के ज़रिए दोबारा प्रिंट करवाने जा रहा हूँ।
जो उस ज़माने का एक ट्रेडिशन था, रिवायत थी शायरों के लिए, मैं तो उसे एज ए शायर जानता हूँ। सूफ़ी था और जितने सूफ़ी हुए हैं, बड़े सूफ़ी जो हुए हैं वो सब शायर हैं। और उन्होंने दो तरह की शायरी की है, या तो मसनवियाँ लिखी हैं तसव्वुफ़ के लिए, या रुबाइयाँ लिखी हैं। इनके उस हिसाब से हमको रुबाइयाँ मिलती हैं। जो इनकी गज़लें हैं वो हाफिज़ की तरह, वहाँ तसव्वुफ़ तो है, लेकिन ये जो रुबाइयाँ लिखते हैं वो डूब कर लिखते हैं। हर रुबाई में इनके कुछ ना मतलब पूरे मिसरे हमऊस, इनके यहाँ 5 जगह इस्तेमाल हुआ है हमऊस। दारा शिकोह की जो शायरी है उसकी शायरी में ज़ाहिर है जो गज़लिया शायरी है, दो ही आमतौर से गज़लें और उसने रुबाइयाँ कही हैं। उसकी रुबाइयाँ बड़ी दिलचस्प हैं। रुबाइयाँ इस लिहाज से दिलचस्प हैं कि जो उसकी दिलचस्पी का मौजू है वहदतुल वजूद, ये एक मौजू ऐसा लगता है कि वो वहदतुल वजूद में डूबा हुआ है। इस लिहाज से दारा शिकोह की रुबाइयों को पढ़ना और उसकी तरफ तवज्जो देना दिलचस्प है। कि दारा शिकोह हमारे लिए एक ऐसी शख्सियत है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि वो जो ज़माना है पूरा 17वीं सदी का ज़माना है, उस वक्त हम अगर किसी को देखना चाहते हैं तो हमारी नज़र सिर्फ औरंगज़ेब पर जाती है, क्योंकि शाहजहाँ के बाद सीधे औरंगज़ेब। लेकिन औरंगज़ेब के भाई दारा एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने समाजी, अदबी और हुकूमती, जिसको कह लीजिए फ़लसफ़ा के हैसियत से भी, एक तरफ तालीम के फरोग और अक़लियतों की मदद के लिए हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े वादे और सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए बनाई जाने वाली स्कीमों में कोई न कोई ऐसा शोशा लगा दिया जाता है जिससे इन स्कीमों को हासिल करने में अक़लियतों को बेहद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी ही मुश्किलात का सामना मुमरा के तलबा को भी करना पड़ रहा है। अक़लियतों में तालीम की फरोग के लिए हुकूमत की जानिब से नेशनल स्कॉलरशिप की कई स्कीमें हैं और इन्हीं सरकारी स्कीमों को लेकर खासकर मुस्लिम हलकों में कम जानकारी होती है। इसलिए मुमरा में मिल्ली तहरीक की जानिब से ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम मुफ्त में किया जाता है। मिल्ली तहरीक की जानिब से हर साल हजारों बच्चों के फॉर्म भरे जाते हैं। जब भी पेरेंट्स तहसीलदार के ऑफिस में जाते हैं और कहते हैं कि 1 लाख रुपए के नीचे की स्कॉलरशिप इनकम सर्टिफिकेट बनानी है, तो तहसीलदार उनको साफ मना कर देते हैं कि हमें ऑर्डर दिया गया है कि 1 लाख रुपए के नीचे की इनकम सर्टिफिकेट हमें बनाने के लिए मना किया गया, जबकि वो मुस्तहिक लोग होते हैं। लेकिन अब इसी स्कॉलरशिप की रकम हासिल करने के लिए स्कूलों को हिदायत जारी कर दी गई है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान और बच्चों के भरे हुए फॉर्म को वेरीफाई करने के दौरान तालिब इल्म के वालिद की इनकम सर्टिफिकेट की नकल जरूर जोड़ें। इस नए हुक्मनामे के सबब बच्चों और उनके स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने वाली समाजी तंजीमों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि स्कूल जो है उसको आगे फॉरवर्ड करे, और उस वक्त स्कूल जब वहाँ पे फॉरवर्ड करने के लिए बैठता है अपनी साइट पे, तो उस वक्त उसका क्वेश्चन पेरेंट्स ये रहता है कि आप इनकम सर्टिफिकेट दीजिए तब आपका फॉर्म भरेंगे, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर देंगे। बच्चों की स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का काम फ्री में किया जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान होते हैं स्कॉलरशिप के लिए, और साइबर्स में उसका चार्जेस लिया जाता है 100 से 300 रुपये तक का, जो मुमरा के अंदर मिल्ली तहरीक हर क्लास के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही है तालीमी उसके ऊपर। ऐवानों में बैठे लोग जो इस तरह की स्कीमें तैयार करके महसूस कराते हैं कि उन्होंने बड़ा काम किया है, यकीनन वो बड़ा काम करते हैं, लेकिन किसी भी स्कीम के बनाने या उसे नाफिज करने से पहले और बाद में जमीन पर उतरकर इसका जायजा लेना भी चाहिए कि उनकी बनाई हुई स्कीम से लोगों को कितना फायदा पहुंच रहा है या लोग कितना परेशान हो रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुमरा से अनवारुल हक की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के शहर शोलापुर के सोशल उर्दू प्राइमरी स्कूल में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मीडिया फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। 1200 नन्हे मुन्ने बच्चों ने मीडिया बूम अपने हाथों में लेकर इस मीडिया फेस्टिवल में शिरकत की। और आपको बताएं कि प्राइमरी सतह पर अपनी नौइयत का ये ऐसा पहला मीडिया फेस्टिवल माना जा रहा है। खास रिपोर्ट। किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मीडिया फेस्टिवल का इनेकाद किया गया हो, ऐसा तो आपने अक्सर सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन यहाँ हम आपको थोड़ा सा अलग नजारा दिखा रहे हैं। जरा देखिए इन बच्चों को। मुश्किल से इनकी उम्रें 4 से 8 साल के दरमियान ही होंगी।
और इन तमाम मासूमों के हाथों में मीडिया बूम है और ये है छोटे छोटे सहाफी, छोटे छोटे जर्नलिस्ट जो कि अपने अपने तौर पर मुख्तलिफ टीवी चैनलों का बूम अपने हाथों में उठाए हुए हैं। और ये दिलचस्प नजारा है सोशल उर्दू प्राइमरी स्कूल शोलापुर का। इस मीडिया फेस्टिवल में इन बच्चों को प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाइव रिपोर्टिंग और इंटरव्यू जैसे उमूर की प्रैक्टिस करवाई गई। न्यूज़ 18 उर्दू से मैं लाइबा आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए इनसे बात करते हैं। आपकी नजर में बेस्ट एंकर कौन है? हिना मैम, आदत सर, जिलानी साहब। बेस्ट एंकर क्यों है? सच बताते हैं और बेखौफ होकर बताते हैं। सही रिपोर्टिंग करते हैं, हकीकत से आशना कराते हैं। मैं इस स्कूल में आया, सोशल स्कूल प्राइमरी स्कूल में आया हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और टीचर है ना क्या पढ़ा रहे हैं। मैं जियाउद्दीन सच्चाई को सामने लाने के लिए एक अच्छा पत्रकार बनना चाहता हूँ, गरीब लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूँ। मैं गांधी जी के उसूलों को आम करना चाहता हूँ। जिम्मेदारान के मुताबिक बच्चों में खुद एतमादी पैदा करना और आज के जदीद तकाज़ों से हम आहंग कराना इस प्रोग्राम का अहम मकसद रहा। यकीनन ये बच्चे जब अपनी अमली ज़िंदगी में मीडिया का सामना करेंगे या उन्हें हक बात कहनी होगी, सच बात कहनी होगी, तो कभी घबराएंगे नहीं। आज मीडिया का जो पावर है ये बच्चों को बताना ज़रूरी है, मीडिया क्या कर सकता है और मीडिया क्या नहीं कर सकता। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर ये तवक्को जरूर की जा सकती है कि मुस्तकबिल में अक़लियती तबके में भी कई इनकलाबी सहाफ़ी पैदा होंगे जो कि अपनी सहाफ़त से समाज में होने वाली बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए महाराष्ट्र के शोलापुर से जवाद मीर की रिपोर्ट। मुसलमान दीनी उसूलों के मुताबिक ही तिजारत करें। हलाल सरमायाकारी के नाम पर धोखा देने वाली कंपनियों से हमेशा चौकन्ना रहें। बेंगलुरु के दौरे पर आए मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन रिजवी ने इन तमाम ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुझे इजाजत दें, आदाब। बेंगलुरु के दारुस्सलाम में उलमाए अहले सुन्नत का इजलास मुनक्किद किया गया। उत्तर प्रदेश के मारूफ आलिम दीन जामिया अशरफिया के सदर शोबा इफ्ता मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन रिजवी ने इजलास से खिताब किया। इस मौके पर हलाल सरमायाकारी के नाम पर धोखाधड़ी के मामलात पर भी बातचीत हुई। हाल ही में बेंगलुरु में चंद कंपनियों ने हलाल सरमायाकारी के नाम पर हजारों खानदानों को धोखा दिया है। इस मसले से रियासत कर्नाटक का मुस्लिम मुआशरा इन दिनों जबरदस्त परेशानियों में मुब्तला है। मुफ्ती निजामुद्दीन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि निजी कंपनियों में सरमायाकारी से गुरेज करें। मैंने बारहा ये कहा है और इस वक्त भी कहता हूँ कि प्राइवेट कंपनियों से लेन देन का कोई कारोबार न किया जाए। उनके साथ कारोबार करना ये अपने आप को धोखा देना और अपने माल को ज़ाय और बर्बाद करना है। मुफ्ती निजामुद्दीन ने कहा कि इस्लाम ने सरमायाकारी के मुतालिक 3 बुनियादी उसूल बताए हैं। पहला, सरमाया रखने वाले अफराद खुद तिजारत करें। दूसरा, दीगर अफराद के साथ इश्तिराक करते हुए तिजारत करें। तीसरा उसूल, खुद से तिजारत करना मुमकिन ना हो तो मुजारबत का रास्ता इख्तियार करें। जो लोग खुद अपने माल से तिजारत करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अपने माल के जरिए तिजारत करें। दौलत तो है मगर कम है, दूसरे के पास भी दौलत है मगर कम है, तो ऐसे लोगों को हम मशवरा देते हैं कि 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी मिल करके आपस में शिरकत का कारोबार करें, इसको शराकत दारी कहते हैं। इजलास में शादियों में फजूल खर्ची को कम करने, अज़दवाजी जिंदगी के मामलात को बेहतर बनाने की खास तौर पर मुसलमानों से अपील की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट।